भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के खिलाफ अब भाजपाइयों ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के कई नेताओं ने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भरतपुर विधायक पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा नेता अभयवीर सिंह सोलंकी ने कहा कि पिछले दिनों विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने विधानसभा में भरतपुर विधानसभा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों का मामला उठाया था। ग्राम पंचायतों के सरपंचों की कार्यशैली की जांच करने की मांग उन्होंने इसलिए उठाई थी कि इन ग्राम पंचायतों में डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कोई विकास के कार्य तो नहीं कराए, बल्कि यहां के जो सरपंच थे उनको परेशान भी किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शैलेश कौशिक ने कहा कि विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने लोहागढ़ किले में रहने वाले लोगों के संबंध में विधानसभा में जो सवाल उठाया था वह बिल्कुल निराधार है। भाजपा नेता गिरधारी गुप्ता ने कहा कि भरतपुर विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर की जनता को गुमराह करने का ही काम किया है। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रूपेंद्र जगीना, भगवान दास शर्मा, श्याम सुंदर गौड़, नरेंद्र सिंगल आदि भाजपा नेता इस दौरान मौजूद रहे। भरतपुर के वर्तमान विधायक और पूर्व सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर सुभाष गर्ग जी द्वारा विगत लंबे समय से कुछ भरतपुर में चल रहे विकास कार्यों पर, कभी प्रशासन के नाम पर, कभी सरकार के नाम पर तमाम तरीके की अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। चूँकि वो जिन बातों पर बयान दे रहे हैं शायद उनको ध्यान नहीं है, वो सब कुछ जो था वो उनके कार्यकाल के वो विषय थे। और आज जिस तरीके से लगातार माननीय भजनलाल जी की सरकार जिस तरीके से पुरानी योजनाओं पर चाहे निरीक्षण कहें चाहे सुपरविजन कहें लगातार चल रहा है और लगातार जिस तरीके से कई मामलों में कलई खुल रही हैं, ऐसे में या तो वो राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं या अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने वक्तव्य दिया था कि साहब किले में जो निर्माण चल रहा है, सड़क निर्माण के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। माननीय 6 साल से विधायक हैं और उनको ये नहीं पता। उन्होंने कहा था कि किले के अंतर्गत 25 से 30 हज़ार लोग रहते हैं, जबकि किले की आबादी, किला वार्ड नंबर 35 में आता है नगर निगम के अंतर्गत, और जिसकी 2011 की जनसंख्या के जो आंकड़े हैं सरकारी, उसमें 35 से 38 आबादी है और किला उस आबादी का मात्र 1000 जनसंख्या वाला क्षेत्र है। बहुत बड़ा क्षेत्र किले से बाहर है। तो ऐसी स्थिति में वो किस आधार पर जनसंख्या के नाम पर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक दूसरा विषय उन्होंने कहा था कि सड़कों को चौड़ी करने का काम है, सड़कों को चौड़ी करने का काम रेड क्रॉस सर्किल से लेकर और गोवर्धन गेट तक हो रहा है, जिसमें बीडीए द्वारा सड़क बनाई जा रही है। पता नहीं किस आधार पर, क्या इनके अपपुष्ट सूत्र होते हैं, किस आधार पर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए वो बयान दे रहे हैं। तीसरा उन्होंने इसी में एक विषय बोला था, उन्होंने कहा था माननीय विधायक जी ने कि जो पुरातत्व विभाग है उसकी अनुमति के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता किले के अंतर्गत। केवल किले में नहीं, किले के बाहर 100 मीटर और 200 मीटर के दायरा जो विनियमित क्षेत्र और प्रसिद्ध क्षेत्र है उसमें भी काम नहीं हो सकता। पर माननीय विधायक जी बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अवैध चौपाटी का निर्माण 50 लाख रुपए की लागत से कैसे करा दिया। क्या उन्होंने जब परमिशन ली थी, और क्या उस चौपाटी का निर्माण कराने के साथ साथ उन्होंने तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को अंधेरे में रखा और उनसे उसका उद्घाटन कराया। एक गैर कानूनी कृत्य के अवैध निर्माण कराकर उसका पूर्व मुख्यमंत्री से उद्घाटन कराना कहाँ तक सही है, ये उसका जवाब खुद दे सकते हैं। जिस तरीके से माननीय विधायक जी CFCD में जो नाली निर्माण पर प्रश्न उठा रहे हैं, उन्होंने कहा कि नाली निर्माण का काम नहीं हो पा रहा है। नाली निर्माण का काम जो CFCD के 2 फेज़ हैं, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़। फर्स्ट फेज़ का जो काम था वो उसका काम तो कांग्रेस के सरकार के समय ही पूरा हो जाना चाहिए था। उसकी 15 महीने की समय अवधि जब ही पूरी हो गई थी। क्या कारण रहे कि उस समय अवधि पर उन्होंने निर्माण पर प्रश्न नहीं उठाए, उसकी गुणवत्ता पर प्रश्न नहीं उठाए, उसके सुपरविजन पर प्रश्न नहीं उठाए। आज वो प्रश्न उठा रहे हैं तो क्या उनका राजनीतिक संरक्षण तत्काल समय में था? आज वो जिन विषयों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार के समय जब इसका टाइम पूरा हो गया तो कितने उस पर पेनल्टी लगी? क्या कभी भी नगर निगम द्वारा उस समय पेनल्टी लगाई गई? माननीय विधायक जी जब मंत्री थे लगातार पूरे भरतपुर के प्रशासन अमले को ले जाकर CFCD को चेक करते थे, नहर को चेक करते थे। आप सब बताइए कितना काम उस समय का CFCD में हुआ है? जिस CFCD का फर्स्ट फेज में 4300 से अधिक मीटर का निर्माण होना था, वो 1600 मीटर का निर्माण भी नहीं हुआ उस कार्यकाल के दौरान। तो क्यों नहीं पेनल्टी लगाई संवेदक पर? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हित सब व्यक्तियों के थे। जहाँ तक बात कर रहे हैं सेकंड फेज़ की, सेकंड फेज में जो नालियों का निर्माण है जिसके अंतर्गत 82 करोड़ रुपए की लागत बताई गई थी और जिस पर 7.5% की ब्याज दर थी।
मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय भजन लाल जी की सरकार को, माननीय जिला प्रशासन को, माननीय आयुक्त नगर निगम को, जिन्होंने एक संवेदनशीलता और दूरदर्शिता दिखाते हुए उस प्रोजेक्ट की जो सेकंड फेज का था उसको निरस्त किया और RNRCD के माध्यम से 34 करोड़ का लोन सैंक्शन हुआ है और बिना ब्याज के हुआ है। करोड़ों रुपए माननीय भजन लाल जी के निर्देश के उस पर बचे हैं और भरतपुर की जनता पर और नगर निगम पर कर्जा बचा है। ऐसी स्थिति में जो नाली निर्माण पर प्रश्न उठा रहे हैं वो बताएं कि आपके समय जो 100 किलोमीटर का नाली निर्माण होना था वो 9.6 किलोमीटर हुआ, 10% भी नाली नहीं बनवा पाए आप। तो किस कारण से इन प्रश्नों को उठाकर आप अपने आप को आगे बताना चाह रहे हैं? आपकी खुद की सरकार की कमी थी, आप खुद मंत्री थे, तो ऐसा क्या कारण हो गया कि माननीय मंत्री जी को, पूर्व मंत्री जी को इस तरीके के वक्तव्य देने पड़ रहे हैं? और जिस CFCD की माननीय मंत्री जी बात कर रहे हैं कि CFCD पर तमाम तरीके के जो प्रश्न उठा रहे हैं, वो CFCD तो जिसकी लागत शुरुआत में 80 करोड़ तय हुई थी उसको लागत को 374 करोड़ तक पहुंचा दिया। जिस CFCD पर परसों उन्होंने 3 दिन पहले वक्तव्य दिया कि बंद रखना चाहिए, बंद रखने में क्या हित हैं उनके? आज तमाम नाले खुले हुए हैं, जगीना गेट से जो खुद उनके कार्यकाल में CFCD बनी वो खुली हुई है, तो बंद की बात कर रहे हैं। 66,000 प्रति वर्ग मीटर का खर्चा आ रहा है खुले CFCD नाले का और लगभग 4 लाख रुपए वर्ग मीटर का रनिंग मीटर का खर्चा आ रहा है बंद नाले का। आप बताइए, मात्र 17% के अंतर्गत भजन लाल जी की सरकार, राजस्थान की सरकार काम करा रही है। कितना पैसा भरतपुर की जनता का बचेगा? नगर निगम कितने कर्जे में डूबने से बचेगी? तो कहाँ 4 लाख और कहाँ 66,000 रनिंग मीटर का खर्चा? इसका जवाब देना विधायक जी कि क्यों उन्होंने इस तरीके के खर्चे तय किए। ऐसी स्थिति में दूसरा एक बात बताइए कि उन्होंने तमाम तरीके के कब्जे, वो बात करते हैं कि भूमाफियाओं का संरक्षण है। आपको ध्यान होगा भूमाफियाओं का संरक्षण तो पूरे पिछले 5 साल की सरकार चली थी, किस तरीके से प्रशासन पर दबाव था, चाहे शाही कब्रिस्तान का मामला हो, चाहे सनातन धर्म की स्कूल की फाइल गायब होने का मामला हो, चाहे सेंट पेंटिकोस्टल के स्कूल की फाइल गायब होने का मामला हो, चाहे रोडवेज बस स्टैंड की जो जमीन थी जिसको हाईकोर्ट से नगर निगम जीत गई उसकी फाइल गायब होने का मामला हो। ये सब जो उपलब्धियां हैं माननीय जो पिछले 5 साल की जब वो मंत्री थे और नगर निगम में पहली बार इतिहास में कांग्रेस का बोर्ड बना था उस समय की हैं। ऐसी स्थिति में उनको बोलने का हक नहीं है। भजन लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे राजस्थान में ही नहीं और विशेषकर भरतपुर में जिस तरीके के विकास काम चल रहे हैं, जिस तरीके की योजना चल रही हैं, वो घबरा रहे हैं और इस तरीके के अनलग बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ ना, उस उद्योगपति का नाम बताएं। किले के अंतर्गत विकास काम जो करा रहा है जिला प्रशासन करा रहा है और किला भरतपुर की एक धरोहर है। तमाम तरीके के मंदिर हैं, तमाम तरीके के जिस तरीके जो हैं मूवमेंट्स हैं, तमाम तरीके की जो सुजानगंगा नहर को जिस तरीके से काम चल रहा है, तो उसका राजस्थान की सरकार का उद्देश्य किले को एक ऐतिहासिक भूमि उस पर धरोहर के रूप में दोबारा स्थापना कर, जिससे पर्यटन आए। भरतपुर में पर्यटन की सीमा केवल घने पर समाप्त हो जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है जो पर्यटक आए यहाँ कम से कम 2 से 3 दिन रुके। ऐसी स्थिति में किले के अंदर विशेष काम कराए जा रहे हैं और जिससे वो घबरा रहे हैं। आप बताएं ना, मैं पूछता हूँ, उस नाम बताएं किस उद्योगपति की बात कर रहे हैं, किससे उनको डर लग रहा है, क्यों नाम नहीं बता रहे खुल के वो? देखिए, जो लोग जो बात कर रहे हैं आप, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि प्रशासन की मीटिंगों में चूंकि वो विधायक हैं और सभी विधायकों को निमंत्रण जाता है, जब प्रभारी मंत्री आते हैं तो निश्चित रूप से सभी जो विधायक होते हैं सबको निमंत्रण जाता है, सबको बुलाया जाता है। जहाँ तक आप लोकदल और सहयोग की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ अगर वो लोग, जहाँ तक गठबंधन है, हमारा केंद्र का गठबंधन है। दूसरा, आप सब लोगों को जानकारी नहीं होगी तो मैं बता देता हूँ, अगर वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं तो क्यों आज से 3 महीने पहले तक जो वो मेल भेजते थे पत्रकारों को, तो मेल ID पर हाथ के पंजे का निशान था, जो खुद मैंने जब ट्वीट किया वो हटा। मैं कह रहा हूं उसके बाद हटा। दूसरी बात, आज भी मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूं, मैं आप सबको प्रेस नोट में भेजूंगा, माननीय सुभाष गर्ग जी के ऑफिस के चैम्बर में आज भी अशोक गहलोत जी का फोटो लगा हुआ है। उनका दिल कहीं है और दल कहीं है। मेरे पास उसकी सारी फोटो हैं, हर तारीख की फोटो हैं। और आप सुभाष गर्ग जी की फेसबुक ID को चेक करिएगा, आप जब खोल के देखेंगे तो दिसंबर 2024 तक के में भी जब भी वो अगर अपने आप को सहयोगी बताते हैं तो क्यों उनके अशोक गहलोत जी की फोटो लग रही है? क्या कारण है अशोक गहलोत जी के? क्योंकि दिल तो कहीं है और दल कहीं है। तीसरा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कल जब गतिरोध के दौरान उन्होंने अपना जवाब दिया, उन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा कि विपक्ष के नेता या डोटासरा जी ने गलती की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष बड़ा दिल रखे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष तो बड़ा दिल रख रहा है, लेकिन सुभाष गर्ग जी आप भी तो उन बात कहिए ना कि डोटासरा जी के विषय में कहते रहे, डोटासरा जी ने इतने स्वागत है, अभिनंदन है। मुझसे पूर्व भाई शैलेश जी ने बहुत कुछ कहा। मैं आपको आज ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान के पूर्व मंत्री और भरतपुर के विधायक सुभाष गर्ग जी ने राजस्थान की जनता को गुमराह किया, भरतपुर की जनता को गुमराह किया और झूठ बोला। और निश्चित रूप से ये बात उन्होंने कही कि 20-25 हज़ार लोगों को किले के अंदर से निर्वासित किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल झूठ है। आप सब पत्रकार जानते हैं कि किले के अंदर मुश्किल से 1000 आदमियों का
निवास करते हैं। तो मैं आज उनके इस वक्तव्य की निंदा करता हूं और मैं आज कहना चाहता हूं कि बहुत दिनों के बाद जो भरतपुर बीमार था, जो विकास की बाट जो रहा था, एक राजस्थान के एक मुख्यमंत्री के रूप में एक भरतपुर का लाल, एक लाडला भरतपुर को राजस्थान को मिला और उसने भरतपुर की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए भरतपुर कैसे आगे बढ़े, भरतपुर कैसे ऊंचाइयां छुए, इस बात को ध्यान में रखकर भरतपुर के विकास की रचना की। और आज आप देखिए बड़े बड़े काम शुरू हो गए, लेकिन माननीय जो हमारे विधायक हैं वो इस भरतपुर के विकास को बाधित करना चाहते हैं और झूठ बोल करके, झूठे आरोप लगा करके जनता को। अभी विधानसभा में माननीय सुभाष गर्ग जी ने क्वेश्चन पुटअप किया था कि तुइया, बेनेरा, घुसियारी और मोरौरी कला और हथैनी पंचायत के सरपंचों की जांच की जाए। इस विषय पर मैं माननीय एमएलए साहब से ये कहना चाहूँगा कि इन्हीं पंचायतों की क्यों जांच की जाए, क्योंकि ये सरपंच इनके सताए हुए थे। ना तो इन पंचायतों में माननीय विधायक जी ने कभी अपना एमएलए लैंड दिया, ना कोई राशि दी, जैसे तैसे उन्होंने अपनी पंचायतें चलाई। आज भी वो प्रेशर बना के एमएलए लैंड का पैसा सेवर पंचायत समिति में ये कहना चाह रहे हैं कि मैं सरपंचों को ना दे के पंचायत समिति से ये काम कराऊंगा और उनकी जांच कराऊंगा। जांच होनी चाहिए तो सारी पंचायतें होनी चाहिए, क्योंकि अब तक 5 साल में भ्रष्टाचार का आपने देखा होगा आलम। ग्रामीण क्षेत्र की चाहे सड़कें हों, चाहे पोखर खुदाई हो, चाहे नलकूप हो, आज 5 साल के बाद दिख ही नहीं रही हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा विधायक जी से कि ग्रामीण क्षेत्र की तरफ से अगर देखा जाए, आपने जो भी विकास कराया वो आज दिख कहाँ रहा है, सिर्फ धूल मिट्टी के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जिस तरह इस तरह से बजट में ग्रामीण क्षेत्र को या शहरी क्षेत्र को इतना विकास के लिए जो। सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको सबको पता है कि सुभाष गर्ग जी अनर्गल बयानबाजी कर सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं, आप सबके संज्ञान में है कि कांग्रेस के शासन में जो बोर्ड बना था, सबसे पहले उन्होंने यूडीटेक्स की एक यासी कंसल्टेंसी नाम की कंपनी को लाए थे और इस यासी कंसल्टेंसी नाम की कंपनी को एरियल सर्वे से उन्होंने पेमेंट भी कर दिया और आज दिनांक तक उसने अपने लेवल के और सर्वे की कागजात तक दाखिल नहीं किए। ये उनके शासन में किया हुआ कृत्य है। इसी प्रकार से उन्होंने जो ड्रेनेज की डीपीआर बनवाई वो भी उसी यासी कंसल्टेंसी से बनवाई गई थी और बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिसने डीपीआर बनाई उसी को पीएमसी दे दी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कार्य भी उसी कंपनी को दे दिया गया जिस कंपनी के द्वारा उसकी डीपीआर बनाई गई थी। जबकि आज तक का ये नियम है कि जो कंपनी डीपीआर बनाती है दूसरी कंपनी उसको क्रॉस चेक करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करती है। उसके अलावा जो कंपनी काम करने आई, पहली कंपनी जो उसके एंटाइटल थी उसको छोड़ के दूसरी कंपनी को काम दिया गया। और अभी जैसा कि शैलेश जी ने आपको बताया था, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के हस्तक्षेप के बाद ये लागत कम हुई है। पहले तो उन्होंने डीपीआर में नगर निगम को नुकसान पहुंचाया, दूसरी बार उन्होंने पीएमसी में नगर निगम को नुकसान पहुंचाया, तीसरी बार उन्होंने जो ठेका जिस कंपनी को दिलाया उसमें नुकसान पहुंचाया और चौथा नुकसान नगर निगम पे कर्जा लाद के पहुंचाया। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जिला प्रशासन और आदरणीय कमिश्नर साहब नगर निगम के प्रयासों से जो RNFCT के लिए 50 साल का बिना ब्याज का लोन मिला है उससे निर्माण हो रहा है। जबकि ये इन्होंने बजट घोषणा की थी कि 200 करोड़ रुपए 150 करोड़ रुपए हम ड्रेनेज के लिए भरतपुर के लिए देंगे और इन्होंने ऐड भी निकाल दिया था अखबार में। और बजट मीटिंग्स हुई है साधारण सभा की, उसमें ये सारा मेंशन है। उनको इस प्रकार का कोई भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। जिनके शासन में सरकारी ज़मीनों की लूट हुई, जिनके शासन में सरकारी ज़मीनों के पट्टे किए गए, जिनके शासन में निजुल की ज़मीनों की फाइल गायब की गई, जिनके शासन में नगर निगम के क्षेत्र की ज़मीनों पर कब्जा कराया गया, जिनके शासन में कब्रिस्तानों पर कब्जा कराया गया, वो अतिक्रमण की बात करते हैं। अगर अतिक्रमणियों को इतना ही उनको संरक्षण देना है तो वो एक बार कागजात तो मांगा कि देखें। जिला प्रशासन इस तरह का भरतपुर में सर्किट बनाना चाहता है जिससे पर्यटन को और रोजगार को बढ़ावा मिले। आज तक जिसने अतिक्रमण किया स्वरूप बिगाड़ा है। ड्रेनेज के जितने भी व्यवस्था थी, हमारे भरतपुर का सबसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, उस ड्रेनेज सिस्टम पर अतिक्रमण किया गया और अतिक्रमण के कारण ही आज ये स्थिति पैदा हुई कि हमको 150 करोड़ 200 करोड़ रुपए ड्रेनेज पे खर्च करने पड़ रहे हैं।